नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो है हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ है और आज हम जो है प्रैक्टिस नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले जो है 2 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। कौन कौन से दिए हैं? पहला दे चुका हूँ हिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा कौन सा दे चुका हूँ? पॉलिटी का। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो एग्जाम से पहले इन 5 प्रैक्टिस सेटों को आप जरूर देख के जाइएगा। यू नो वेरी वेल, हमारी दोनों प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। पीवाई की सीरीज भी जो है आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के अंदर भी जो है काफ़ी सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस, ये सारी प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली जो है आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के अंदर, जो कि 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो भी आपका दोस्त है या फिर भाई है, बहन है, जो भी है, उसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। वन लाइनर ये फैक्ट्स हैं, यहाँ पे मैं एनालाइज नहीं कराऊंगा। यहाँ पे मकसद है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराना, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं जो है इसका आंसर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? तो सभी जानते हैं उत्तर दक्षिण में जो है, दक्षिण और उत्तर के अंदर पूछा गया। उत्तर समूह के अंदर जो हमारा उत्तर है ना, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, बताने की ये जरूरत नहीं है। तो उत्तर के अंदर जो पूछा गया, उत्तर के अंदर कौन से महीने में जो है सबसे ठंडे जो महीने होते हैं वो कौन से होते हैं? तो उत्तर के अंदर सबसे ज़्यादा जो ठंडे महीने होते हैं वो कौन से होते हैं? दिसंबर और जो जनवरी, ये 2 जो महीने होते हैं ये उत्तर भारत में जो है सबसे जो है ठंडे महीने माने जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत की ये स्थानीय हवा है, ठीक है। उत्तर भारत की स्थानीय हवा क्या होती है? स्थानीय हवा ये मान सकते हैं लोकल हवा होती है, ठीक है। वहां की लोकल हवा है। उत्तर भारत के अंदर नॉर्मल ये हवा बहती है। कब बहती है? गर्मियों के महीने में बहती है, ठीक है। गर्मियों के महीने में बहती है और इस गर्मियों के मौसम में जो है बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, ठीक है। तो गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो लू के नाम से जो है इसको जाना जाता है। वर्तमान में अभी आप जानते हैं जो जून का महीना चला हुआ है, तो जून के महीने में जो है गर्म हवा जो चलती है ना उत्तर भारत में, उसको लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लू के नाम से, ठीक है। लू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? तो लू से इनमें से ये चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो लू से प्रभावित होता है? तो लू से प्रभावित जो है कौन सा राज्य होता है? असम नहीं होता, ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो गया। कर्नाटक नहीं होता, ये साउथ का राष्ट्र हो गया, ये साउथ का राज्य हो गया। केरल नहीं होता, ये भी साउथ का राज्य हो गया। राजस्थान इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये जो है पश्चिम का राज्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा जो राज्य है राजस्थान, ये पश्चिम का राज्य है, पश्चिम दिशा में ये अवस्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सर्वाधिक बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो आप सभी जानते हैं दो प्रकार की नदियां होती है। एक तो जो है हिमालय से निकलती है और जो है एक दक्षिण भारत से निकलती है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो गोदावरी नदी तो आप सभी जानते हैं दक्षिण भारत की बहती नदी है और हिमालय कहाँ पर है? हिमालय हमारा उत्तर के अंदर है, ठीक है। हिमालय हमारा कहाँ पर है? उत्तर के अंदर अवस्थित है। गोदावरी, नर्मदा और जो तापी नदियां हैं, ये तीनों ही कौन सी नदियां हैं? ये तीनों ही जो है दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी जो है ये हिमालय की नदी हो जाएगी और गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो उत्तराखंड के
उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। ठीक है, ये जानकारी जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद एक चीज और आप याद रखेंगे, उत्तराखंड, माफ कीजिएगा उत्तराखंड कह दिया, गंगा, अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा और जब भागीरथी नदी मिलती है ना, ये कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों के नदी, जब ये दोनों नदी मिलती हैं तो क्या बन जाती हैं, तो ये गंगा नदी बन जाती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, गंगा नदी। तो ये चीज जो है आप याद रखेंगे। नीचे ये क्वेश्चन भी लिखा गया है मैंने, ठीक है, लिखा हुआ है नीचे, देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। इन चारों राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियां का मतलब आप समझते होंगे, भौगोलिक परिस्थिति क्या होती है भाई, वहाँ पे जो है पहाड़ वगैरह ज़्यादा हों, या फिर नदियाँ वगैरह ज़्यादा हों, या फिर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर जो है रेल का विकास थोड़ा सा करना जो है मुश्किल हो, इसी वजह से जो है वहाँ पर रेल का जो है विकास कम हुआ हो, रेल परिवहन वहाँ पे जो है नाममात्र हो। तो ऐसा राज्य हमें फाइंड आउट करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है रेल परिवहन का जो है विकास बाकी कम हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में जो है दबाकर रेल का जो है विकास हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को आप सभी जानते हैं किस रूप से जाना जाता है, भूपर पट्टी के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको क्रस्ट नाम से जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, बाहरी भाग, उसको भूपर पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है। तो निजी क्षेत्र उद्योग यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्षेत्र की यहाँ पे बात की गई है। तो कौन सा हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, निजी क्षेत्र का उद्योग करने, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो है उद्योग हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ये है ना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये तो निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की बात की गई है, ये भी जो है निजी क्षेत्र उद्योग नहीं है। ये दोनों ही क्या है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो ये भी जो है भारत सरकार की निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये एक निजी क्षेत्र के उद्योग की कंपनी है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, और ये तीनों ही कौन सी हैं, महारत्न कंपनी है। ये आप याद रखना भाई, महारत्न कंपनी, ठीक है, महारत्न कंपनी। ये भी आप याद रखना, वर्तमान यानी कि 2025 में कितनी महारत्न कंपनी है, तो टोटल जो है 14 महारत्न कंपनी है भाई, ये भी याद रखना, ठीक है। 14 महारत्न कंपनी है। और जो है नवरत्न कंपनी कितनी है, तो नवरत्न कंपनी कितनी हो जाएगी, नवरत्न कंपनी कितनी है 2025 में, तो ये 26 कंपनी हो जाएगी। इसका वर्तमान में अपडेटेड जो वीडियो है ना, वो मैं आपको दे चुका हूं। आपको कहां पर मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की। वहां पर जो है आपको किस नाम से टॉपिक वीडियो मिलेगा, महारत्न कंपनी 2025 नाम से जो है आपको वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को देख लेना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एसएससी 2025-26 के अंदर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती। ठीक है, 3 मौसम होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो है एक तो होता है रबी, एक होता है खरीफ, और एक होता है जायद, ठीक है। रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो अप्रैल मई में जो है ये बोई जाती है, ठीक है, अप्रैल मई में ये बोई जाती है। इन दोनों के बीच का जो सीजन होता है ना, यानी कि मार्च के महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, तो जायद की फसल बोई जाती है। और जायद की फसल में कौन कौन सी आती है, तरबूज आता है, खरबूज आता है,
ककड़ी आती है। तो ये इस टाइप की जो फसलें होती है ना वो किस में होती है, तरबूज की फसलें होती है, यानी कि जायद फसलें होती है। तो चावल इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चावल जो है ये जायद की फसल नहीं है, ये किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ये खरीफ की फसल है। और आप मुझे बताएंगे जो गेहूं है ना, गेहूं ये किस खरीफ की फसल है, यानी कि ये गेहूं जो है किसकी फसल है, किस मौसम की फसल है, गेहूं किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, या फिर रबी की फसल है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। बाकी खीरा, खरबूजा और तरबूजा ये तीनों ही जायद फसलें हैं। ठीक है, ये हो जाएगी जायद फसलें। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, ये आ गया क्वेश्चन, देखिए ऊपर मैं हम बात कर रहा था ना, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये देवप्रयाग में होता है। ठीक है, शायद मैं कर्णप्रयाग बोल गया था आई थिंक, लेकिन देवप्रयाग में जो है इनका संगम होता है। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, और इन नदियों के संगम को क्या बोला जाता है, गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, जब ये मैदानों में प्रवेश करती है ना, हरिद्वार के आसपास, हरिद्वार के आसपास जो है इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकती है। तो भारत की कौन सी ऐसी भौगोलिक विशेषता है, मतलब आप सभी जानते हैं जैसे कि ये भारत है, नक्शा मुझे नहीं बनाना आता थोड़ा सा, फिर भी आप थोड़ा सा ये देख लेना। ठीक है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है भारत देश हो गया। ठीक है, ये भारत देश हो गया। तो इसकी ये जो चारों डायरेक्शन है ना, ये चारों डायरेक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो मध्य एशिया, जो ये मध्य एशिया ना, ये वाला पार्ट है मध्य एशिया, यहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं भाई, बहुत तेजी ठंडी हवाएं चलती हैं, और यहाँ पे आके ये रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे उत्तर भारत में क्या बैठा हुआ है, हिमालय पर्वत बैठा हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत बैठा हुआ है, और ये हिमालय पर्वत जो है ये मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को जो है रोक लेता है। आई होप आपको पता चल गया होगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो ये हिमालय जो है ये विशेषता है हमारे भारत देश की, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को जो है उपमहाद्वीप में जो है प्रवेश नहीं करने देता। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है। तो वर्षा का जो आम मापन है भाई, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, बेसिक सी चीज पूछी गई है, कुल वर्षा की गहराई, इसका मापन किस में किया जाता है, तो इसका मापन जो है किस में किया जाता है, मिलीमीटर में बोला जाता है। बोला जाता है ना, कई बार आपने अखबारों में न्यूज में पढ़ा होगा, अभी आज तो जो है 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये जो वर्षा का मापन है ना वो किस में किया जाता है, मिलीमीटर में जो है वर्षा का मापन किया जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होंगी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, कहां पर, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर भूमि निम्नीकरण। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन के कारण वनोन्मूलन। भूमि निम्नीकरण का समझते हैं आप क्या मतलब होता है, जब भूमि अपनी मिट्टी को छोड़ देती है, माफ कीजिएगा, जब मिट्टी जो है भूमि को छोड़ देती है और उसका स्थानांतरण हो जाता है, भूमि का जो मिट्टी का जो स्थानांतरण होता है ना वो कैसे होता है, हवा के द्वारा होता है। हवा जो है मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। और ये स्थानांतरण कब होता है, जब पेड़ होते हैं ना, पेड़ या तो ये कट जाते हैं या फिर काट दिए जाते हैं। काट ही दिए जाते हैं भाई, कट क्यों जाते हैं, अपने आप थोड़ी कट दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो जब पेड़ काट देंगे ना, तो ये जो पेड़ की जड़ा होगी, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेड़ हो गया। ठीक है, इसकी ये जो जड़ें हैं ये फैली हुई है, ये कहाँ पर फैली हुई है, मिट्टी के अंदर फैली हुई है, ये मिट्टी के अंदर फैली हुई है। और मिट्टी को ये क्या रखती है, जकड़ के रखती है। ठीक है, जकड़ के रखती है यानी कि पकड़ के रखती हैं। अब पेड़ ही टूट जाएगा, पेड़ ही कट जाएगा, तो मिट्टी की जड़ ढीली हो जाएगी। मिट्टी जो है ढीली हो गई तो वो हवा से जो है वो स्थानांतरित हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा खनन के कारण, यानी कि खुदाई के कारण जो है, आप सभी जानते हैं खनन माफिया जो है बहुत लंबे समय पे फैला हुआ है, और जो ये खनन का कारण है ये होता है, और ये इस खनन की वजह से जो है वनोन्मूलन भी हतोत्साहित होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्रता के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 की यहाँ पे बात कर रहा है।
आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो गया था, और 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित जो उद्योग है वो स्थापित किया गया था? तो कौन सा उद्योग स्थापित किया गया था? इस्पात और सूती वस्त्र जो उद्योग है ये स्थापित किया गया था स्वतंत्रता के समय। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है भाई? मैच द फॉलोइंग करने के लिए ये हमें बोल रहा है। तो आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित पड़ोसी देशों और उनकी आधिकारिक भाषाओं का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे देश दिए गए हैं और यहाँ पे जो है आधिकारिक इनकी भाषाएं दी गई है, और हमें जो है मिलान करना है किस देश की जो है कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या गया है? अफगानिस्तान की जो राजधानी है, चलिए राजधानी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल हो जाएगी। और अफगानिस्तान की लैंग्वेज क्या हो जाएगी? अफगानिस्तान की लैंग्वेज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दारू हो जाएगी। ठीक है, दारी हो जाएगी। फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। अफगानिस्तान का सी हो जाएगा। और सेकंड भूटान की क्या हो जाएगी? भूटान का हो जाएगा इंजोखला। ठीक है, सेकंड का हो जाएगा ए हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की हो जाएगी उर्दू हो जाएगी, डी हो जाएगा। बच गया डी बर्मी। म्यांमार का क्या हो जाएगा? बर्मा हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ए का सी हो गया। कहाँ पर है ए का सी? ए का सी ये रहा, ए का सी हो गया। उसके बाद कहाँ पर है? दो का क्या है? दो का ए हो जाएगा। यहाँ पे दो का ए नहीं है, यहाँ पे दो का ए, यहाँ पे वन का सी है। उसके बाद तीसरे का डी है, तीसरे का डी है नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ये याद रखना, अफगानिस्तान की लैंग्वेज क्या है? दारी है। भूटान की लैंग्वेज क्या है? इंजोखका है। पाकिस्तान की क्या है? उर्दू, ये तो पता होगा। म्यांमार की भी पता होगा, बर्मी लैंग्वेज है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया तसांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो है अन्य नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्गम बता देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहां पर होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील। कौन सा ग्लेशियर है? अगर आप मेरी पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे ना आरआरबी एनटीपीसी की, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन मैं अनगिनत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं होती अगर आप मेरी पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे। यकीन मानिएगा, एसएससी वाले बच्चे जरूर मेरी ये पीवाईक्यू सीरीज देख के जाएंगे 125 शिफ्टों वाली। ठीक है, अगर आप अपना स्कोर कार्ड जो है अच्छा करना चाहते हैं जीके जीएस के अंदर। ठीक है, तो ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये आप याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना। और जो है और क्या जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कि इसको किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग के नाम से। असम में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इन चारों में से क्या होता है अधिक जनसंख्या के कारण। तो अधिक जनसंख्या के कारण क्या होता है? पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडारण होता है ना भाई। अधिक जनसंख्या से संसाधन भंडारण कैसे होंगे? वो तो खत्म होंगे, कम होंगे। जल की अपर्याप्तता में कमी होगी, जल की अपर्याप्तता में कमी, ये भी गलत हो जाएगा। भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाने के लिए भी जगह चाहिएगी, रहने के लिए भी जगह चाहिएगी, और ये सब चाहिएगा तो भाई जो हमारे संसाधन होंगे उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। आने वाले समय में जो वो हमारे रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे और आते आते जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये ही चीजें जो है इस क्वेश्चन में बताई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अधिक जनसंख्या के कारण क्या होता है? भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर जो है दबाव बढ़ता है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नदियां, खाड़ियां,
झीलें और तालाब ये मीठे पानी के आश्रय हैं। बिल्कुल सही बात है, यही जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही कथन पूछा गया है। जो नदियाँ होती है हमारी, खाड़ियाँ होती है, झीलें होती है, ये तालाब मीठे पानी के, ये जो है फ्रेश वाटर के जो है आश्रय होते हैं। समुद्र का पानी मीठा पानी का आश्रय है, गलत बात है। समुद्र का पानी कभी देखा आपने मीठा? समुद्र का पानी हमेशा खारा ही खारा होता है, ठीक है। तालाब के पानी और समुद्री जल को ताजा पानी, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे समुद्री जल आ गया। नदियाँ और समुद्र के पानी को ताजा पानी, ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया निम्नलिखित में से, वन सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं हो जाएगा, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो कोसी नदी है ये तो गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा की कौन सी है? सहायक यमुना नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सहायक नदी है, ये याद रखना भाई, सहायक नदी गंगा की, ठीक है, गंगा की हो जाएगी। लोहित नदी जो है ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो प्रकृति है ना, जो हमारी नेचर है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा अर्थ है, इसकी जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? तो कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। आप सभी जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर बनता है? जहाँ पर जल हो गया, वायु हो गया, जीवन जहाँ पर बनता है, यही जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसीलिए ये सभी जो तंत्र जब मिलते हैं, जल मिलता है, हवा मिलता है, पानी मिलता है, तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जहां पर होता है वहां पर जीवन संभव हो जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो पूर्वांचल हिमालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट की यहां पे बात की गई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पे पहाड़ियाँ दी गई है, मणिपुर की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ। आई होप जो है ऑप्शनों को देखते आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है ये हिमालय के अंदर अवस्थित है, ठीक है। हिमालय यानी कि उत्तर भारत के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है, उत्तर भारत, ये आप याद रखेंगे। बाकी ये जो मणिपुर की पहाड़ियां हैं, नागा की पहाड़ियां और मिजो की पहाड़ियां, ये तीनों ही कहाँ की पहाड़ियां हैं? तो ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं, ठीक है, उत्तरी माफ कीजिएगा पूर्वी भारत की जो है ये पहाड़ियां हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा आबाद जो नदी द्वीप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो माजुली जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा जो है आबादी द्वीप हो जाएगा, नदी द्वीप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे 22 पर, और 22 में बोला गया निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा जो भारत के अंदर किसान थे, छोटे लगा लो या फिर बड़े लगा लो, इनके बीच में जो है असमानताएं पैदा हो गई थी? तो 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना, हरित क्रांति के कारण जो है बड़े और छोटे किसानों के बीच में जो है क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हो गई थी। और हरित क्रांति, भारत का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। भारतीय हरित क्रांति का जनक है ये, ठीक है। और विश्व उल्टा लिख दिया मैंने, मैं जान गया, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे आएगा ये नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल वो यहाँ पे क्या आएगा? स्वामीनाथन आएगा, ठीक है। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। और नीली क्रांति किससे संबंध रखती है? नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंध रखती है। पीली क्रांति किससे संबंध रखती है? तिलहन से संबंध रखती है, ठीक है, तिलहन से, ठीक है। गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति आप सभी जानते हैं, ये गेहूं से संबंध रखती है, मतलब खाद्य से संबंध रखती है। और गुलाबी क्रांति किससे संबंध रखती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर।
क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में कौन सा राज्य आ जाएगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को, इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है। सतलुज तो नहीं बनाती, सतलुज तो बिल्कुल इस साइड आएगी जम्मू कश्मीर के आसपास। काली और तीस्ता नदी भी नहीं होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है, पूर्वी सीमा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया टेक्सास वालिचियाना जुक हिमालय यू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। ये एक पौधा है भाई, बड़ा अजीब सा नाम है, देख लेना, टेक्सास वालिचियाना, ठीक है। जुक एक औषधीय पौधा है जो किस राज्य में पाया जाता है, तो ये किस राज्य के अंदर पाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है भाई, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी हो जाएगी। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना हो जाएगी, ठीक है। ये सारी कैपिटल्स भी जो है आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में बोला गया लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है। तो लूनी नदी जो है किस राज्य समूह में बहती है, महाराष्ट्र कर्नाटक में नहीं बहती, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नहीं बहती, बिहार वेस्ट बंगाल में नहीं बहती, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान और गुजरात के अंदर जो है लूनी नदी बहती है, और लास्ट में जो है ये लूनी नदी गुजरात के कच्छ में जाकर जो है अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्पों में से किसी असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो ये क्या कह रहा है भाई, जो भारत उत्तर भारत है ना, भारतीय उपमहाद्वीप, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान कौन सा है, अभी बताता हूं आपको उत्तरी मैदान कौन सा है। उत्तरी मैदान कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश वाला हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। इन क्षेत्रों का जो निर्माण है ना वो किससे हुआ है, नदियों से हुआ है, ठीक है। और कौन सी नदियों से हुआ है, हिमालय की नदियों से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। हिमालय नदियों से जो है इनका निर्माण हुआ है। तो हमसे यही पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो इसके अंदर शामिल नहीं है। हिमालय नदियों से जो उत्तर भारत का निर्माण हुआ है ना, जो किसका निर्माण हुआ है, कहाँ पे गया, ठीक है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, उसके अंदर कौन सी नदी नहीं होगी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं, देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ब्रह्मपुत्र नदी तो बिल्कुल होगी क्योंकि ये इसी साइड आती है। गंगा नदी होगी, गंगा नदी तो मेन है भारत की, सिंधु नदी भी हो जाएगी। तो गोदावरी नदी जो है नहीं होगी, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये गोदावरी नदी कहाँ की नदी है, दक्षिण भारत की नदी है भाई। तब ये दक्षिण भारत की नदी है तो उत्तर भारत का निर्माण कैसे कर सकती है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का जो है निर्माण कैसे कर सकती है, गोदावरी। और गोदावरी को क्या कहा जाता है, गोदावरी को जो है बूढ़ी गंगा बोला जाता है, ठीक है, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए की गई थी। सबसे पहले आप याद रखेंगे सुदर्शन जो झील है ना, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। अब ये पूछ रहा है सुदर्शन झील का जो विवरण है ना, विवरण यानी कि सुदर्शन झील की जो जानकारी है वो गिरनार जूनागढ़ का एक शिलालेख है, गिरनार जूनागढ़ का एक शिलालेख है। और शिलालेख में उल्लिखित किया गया है सुदर्शन झील का विवरण किया गया, ठीक है। अब ये पूछा गया जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए गया है। अब ये जो जूनागढ़ शिलालेख लिखा गया है ये इसकी रचना जो है शक शासक था, इसकी उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए गया है। तो कौन सा ये शासक था, तो 27 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है ये उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए किया गया था, ठीक है। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे।
इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में बोला गया कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी माटी जाती है। ठीक है, काली मृदा आप सभी जानते हैं, काली मृदा प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, यानी कि दक्कन के लावा के पठार में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं काली मृदा को। ठीक है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर कौन सी फसल जो है बहुत अच्छी होती है? कपास की फसल जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में बोला गया बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिएगा। बीड़ी आपने देखी होगी भाई, काफी सारे बंडल होते हैं बीड़ी के। एक डमरू का बंडल होता है, एक किसान का बंडल होता है, ये सभी को पता होगा यार। अब बताना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा गया तो बेसिक तो जानकारी होनी चाहिए ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो ये दो ही बताया भाई, एक डमरू का बंडल होता है, एक किसान का बंडल। किसी बच्चे को इसके अलावा और भी बताया तो वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये जो बीड़ी बनती है ना, बीड़ी बनती है, ये कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल एक पत्ता होता है, ठीक है, एक ऐसे पत्ता होता है, ठीक है, एक पत्ता होता है, तो ये पत्ता जैसे पत्ता होता है ना, इसको लपेट के बनती है। ठीक है, ऐसे लपेटा जाता है इस पत्ते को, तब जाके ये बीड़ी का निर्माण होता है। तो ये कौन से पत्ते होते हैं? तो ये तेंदू के पत्ते होते हैं। ठीक है, बीड़ी बनाने में काम आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो बीड़ी बनाने के काम में कौन से पत्ते यूज आते हैं? तेंदू के पत्ते जो है ये बीड़ी बनाने के काम में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? अभी हम देख के आए हैं, तो ये किस में चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ये हवाएं चलती है। ठीक है, पूर्व के पूर्वोत्तर में नहीं चलती, दक्षिण पश्चिम में नहीं चलती, दक्षिण में नहीं चलती। तो ये जो लू है ना, लू गर्मियों में चलती है और गर्मी में उत्तर भारत में चलती है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए डायरेक्ट जो है रट्टे मारने हैं आपको। ज्योग्राफी की ये टॉप 100 जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ ना, डायरेक्ट रट्टा मारना है, ऐसे ही रट्टा मारना है, सीधा सीधा आपको याद करना है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर याद किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर याद किया, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। और 31 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो पूर्व की ओर जो है नदी कौन सी बहती है? आप सभी जानते हैं, पूर्व इस साइड हो गया, डायरेक्शन तो जानते हो गए ना, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है भाई पूर्व की ओर जो है डायरेक्शन की तरफ कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगा? तो माही नदी तो नहीं बहती। ठीक है, माही नदी नहीं बहती, तापी नदी भी नहीं बहती, नर्मदा नदी भी नहीं बहती। तो गोदावरी नदी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व की दिशा की ओर बहती है। ठीक है, ये भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? अभी हमने बात की है पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदी, तो पश्चिम की दिशा की ओर नदी बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी माही और साबरमती नदी। पश्चिम की ओर पूछा गया है भाई, याद रखना, पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में गिरती है। पूर्व की यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ पश्चिम की ओर, और यहां पे लिख देता हूं पूर्व की ओर। ठीक है, अब जो नदी पूर्व की ओर बहती है ना, वो नदी कहां पर गिरेगी? हिंद महासागर में गिरेगी। ठीक है, और जो नदी पश्चिम की ओर गिरेगी, पश्चिम की ओर बहेगी, वो नदी कहां पर गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो 32 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही और साबरमती नदी है ना, ये पश्चिम की ओर नदी है। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहती है। ये तो आपको पता चल गया, हाईलाइट कर देता हूं एक सेकंड। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? माही और साबरमती नदी है। तो क्या पता चला आपको? ये जो नदियां है ना, ये नदियां कहाँ की ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। पता चल गया ना, पूर्व की ओर। और किस महासागर में गिरती हैं? हिंद महासागर में गिरती हैं। समझ गए ना? ठीक है, ये याद रखना भाई, कृष्णा और कावेरी
गंगा और यमुना, गोदावरी और महानदी। ये 6 नदियां तो आपको यहीं पे पता चल गया कहाँ पर गिरती हैं। ये हिंद महासागर में गिरती है। किस दिशा में बहती है? पूर्व की दिशा में बहती है। ये याद रखना है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए। 6 भी क्यों, 8 करवा दिए। माही और साबरमती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है। तो कौन सा जो है किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं होएगा, तो 33 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भूगर्भ है ना, जो भूगर्भ, ये किसी स्थान का जो है प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है। बाकी उत्तनांश हो गया, महासागरीय धाराएं होगी और अक्षांशीय होगा, अक्षांश हो गया। ये तीनों क्या है? ये तीनों ही जो है प्रमुख जलवायु नियंत्रण है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत का राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, इसके बारे में जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कृषि को अधिक उत्पादक बनाना, कृषि को अधिक सतत बनाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो इन तीनों में से जो है कौन से कथन जो है सही हो जाएंगे? तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया भाई, 1 2 3 और सी सही है, डी। अच्छा ठीक है, ये नीचे आएगा भाई, ये जो यहाँ पे दिया गया है ना ये नीचे आएगा भाई। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिख लेना डी, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है, ठीक है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है ना, इसके बारे में कौन कौन सी चीजें सही हो जाएंगी? कृषि का अधिक उत्पादन करना बिल्कुल सही है, कृषि को अधिक सतत बनाना ये भी सही बात है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ये तीनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। विश्व में दालों के उत्पादन में हम पहले नंबर पर आते हैं और फिर भी हमें जो है दालों का जो है आयात, मतलब माफ कीजिएगा, जो है आयात करना पड़ता है, मतलब कि इंपोर्ट करना पड़ता है दालों का, ये आप याद रखना। वैसे आपको एग्रीकल्चर डाटा लिस्ट देख लेनी चाहिए, लेटेस्ट 2022-23 या फिर 23-24 वाली जो भी होगी, एग्रीकल्चर डाटा देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा किस खाद्यान्न में जो है कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पर आता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली दालों में जो है मध्य प्रदेश ही रहता है पहले नंबर पर, ठीक है। ये जो है आप याद रखेंगे। और प्रति हेक्टेयर की बात करें गेहूं के अंदर, प्रति हेक्टेयर में गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा? तो पंजाब पहले स्थान पर आ जाएगा। ये प्रति हेक्टेयर की बात में, प्रति हेक्टेयर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में बोला गया ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 36 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरिकेन की किस नाम, कहां पर जाना जाता है हरिकेन को? हरिकेन किस नाम से और कहां पर जाना जाता है? अमेरिका में जाना जाता है, ठीक है, अमेरिका में जाना जाता है। टाइफून कहां पर जाना जाता है? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को जो है टाइफून के नाम से किस देश में जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? 37 की बात कर रहे हैं, खरीफ की यहाँ पे फसल पूछी गई है, ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है, रबी। रबी कैसे लिखेंगे? रबी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रबी फसल है। बाकी ये जो फसल हो गई ना, सोयाबीन हो गई, यहां पे लिख देता हूं सोयाबीन, कपास हो गया, चावल ऊपर आई गया, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे 38 पर। 38 में क्या बोला गया है? तो 38 में बोला गया है भाई विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसम राम
किस पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं विश्व की जो सबसे अधिक बारिश हुई थी ये कहां पर हुई थी? मौसिम राम के अंदर हुई थी। और ये कहां पर अवस्थित है? ये भारत के अंदर ही अवस्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में है? कोई बता सकता है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। भारत के किस राज्य में अवस्थित है ये लोकेशन? किस राज्य में? मोहसिन राम। ठीक है, किस राज्य में ये अवस्थित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो मोहसिन राम है ना, ये खासी पहाड़ियों की दक्षिण श्रृंखलाओं में जो है स्थित हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में बोला गया गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंडक नदी जो है किस नदी की सहायक नदी हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी गंडक नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। 40 में क्या बोला गया? भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? आम्र वर्षा। ढूंढ लो आम्र वर्षा कौन से ऑप्शन में है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आम की वर्षा, मैंगो वर्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। जो मानसून स्टार्ट होता है ना हमारा, मानसून स्टार्ट होता है हमारा लगभग जो है जून के आसपास स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले जो है एक प्री मानसून वर्षा होती है। ठीक है, प्री मानसून ये कब होती है? अप्रैल के आसपास होता है प्री मानसून। ठीक है, तो ये प्री मानसून के अंदर जो है जो वर्षा होती है ना, इसमें बौछारें होती हैं, तेज वर्षा नहीं होती, सिर्फ ये बौछारें होती हैं। ठीक है, और ये बौछारें किसके लिए उपयोगी होती है? जो आम होता है ना, आम फल होता है, इसको पकने में जो है ये बौछारें काफी मददगार साबित होती है। ठीक है, इसीलिए जो है इनको आम्र वर्षा बोला जाता है, मैंगो शावर्स बोला जाता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। और 41 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय अरब सागर में गिरती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी ऊपर देख के आए साबरमती नदी जो है ये अरब सागर की ओर बहती है। ठीक है, माफ कीजिएगा, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है और पश्चिम दिशा की ओर ये बहती है। ठीक है, ये आप याद रखना। महानदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, कृष्णा और गोदावरी नदी भी पूर्व दिशा की ओर बहती है और हिंद महासागर के अंदर ये गिरती हैं। 42 को देख लेते हैं। 42 में बोला गया भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए गुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं भारत के राज्य में जो जल संचयन क्या होता है? जल संचयन, तो जल संचयन क्या होता है? बारिश का जो पानी होता है ना, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, बारिश के पानी को इकट्ठा करना। बारिश के पानी को इकट्ठा करना जो है जल संचयन होता है। और इस जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। तो ये कुंड या टांका का उपयोग जो है किस राज्य में किया जाता है? तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में जो है कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम आ जाएंगे 43 पर। 43 में बोला गया सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है ये भारत के मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। 43 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन जो है किस पानी में उगते हैं? ये खारे पानी में उगते हैं। ठीक है, खारे पानी में ये जो है मैंग्रोव वन उगते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो किसी स्थान की जो जलवायु होती है, फॉर एग्जांपल जो है हमारे हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ की किसी पर्टिकुलर जो जलवायु है वो किसके कारण प्रभावित नहीं होती है? तो किसके कारण जो है प्रभावित नहीं होती है? तो हो जाएगा समुद्र से दूरी, ये तो प्रभावित करता है। मिट्टी के प्रकार ये प्रभावित नहीं करता है। उच्चावच प्रभावित करता है, यानी कि ऊंचाई जो है वो ऊंचाई जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वायु को प्रभावित करने के लिए। स्थान ये भी प्रभावित करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी स्थान की जो जलवायु होती है ना, जलवायु उसको प्रभावित नहीं करती है। क्या नहीं करती है? मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का जो प्रकार है, यानी कि मिट्टी जो है वो जलवायु से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर।
क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अधिकतर किस वजह से, कौन से रास्ते से होता है। तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्री और हवाई मार्ग से जो है भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और सबसे ज्यादा उससे भी अगर फोकस करें सबसे ज्यादा और इजी वे में पूछा जाए, भैया आपसे पूछ ले जो है सबसे ज्यादा व्यापार और जो है सबसे सस्ता व्यापार जो है किस मार्ग से होता है, तो ये होता है समुद्री मार्ग से। ठीक है, समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, समुद्री मार्ग से, ये सबसे जो है सस्ता रास्ता होता है समुद्री मार्ग। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में क्या बोला गया, 46 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है। तो पूर्वी तटीय बंदरगाह का उदाहरण हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है ये पूर्वी तट का उदाहरण है। ठीक है, पूर्वी तट का बंदरगाह। तो ये मुंबई बंदरगाह और न्यू मैंगलोर बंदरगाह और मोर्मुगोआ बंदरगाह, ये कहाँ के बंदरगाह हो जाएंगे, ये पश्चिमी तट के जो है बंदरगाह हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है। तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भूटान और मेघालय सीमा साझा करते हैं, नहीं करते। भूटान और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं, करते हैं। भूटान और असम सीमा साझा करते हैं, करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो भूटान और मेघालय है ये सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे 48 पर। 48 में क्या बोला गया, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग डैश किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया की सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, अमेजन। अमेजन कहाँ पर अवस्थित है, अमेजन नदी, अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ये जो नदी है दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। अमेजन बेसिन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां हैं, यानी कि बुनियादी श्रेणियां यानी कि बेसिक श्रेणियां पूछी गई है। ठीक है, बेसिक श्रेणियां किसकी पूछी गई है, पारिस्थितिकी तंत्र की। यहाँ पे लिखा गया है ना पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो बेसिक बुनियादी श्रेणियां है वो कौन सी हो जाएगी, स्थलीय और जलचर हो जाएगा। 49 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्थलीय और जलचर हो जाएगा, यानी कि स्थल और जल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की ये बुनियादी श्रेणियां हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो भारत के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसका एक उदाहरण पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ये औद्योगिक क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना भाई। बाकी जो है ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है वो हो जाएगा छोटा नागपुर क्षेत्र। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 में बोला गया निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिएगा। तो सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी जो भारत की है वो कौन सी हो जाएगी, टिस्को हो जाएगी, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगी। और ये एक निजी स्वामित्व वाली क्षेत्र कंपनी है। ठीक है, निजी स्वामित्व, ठीक है, निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। और इस टाटा आयरन स्टील कंपनी का जो स्थापना थी वो किसने की थी, जमशेद जी टाटा जी के द्वारा जो है टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी का जो है ये स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को डैश तापमान कहा जाता है। तो एक ही दिन के अंदर उच्च तापमान भी आ जाता है और निम्न तापमान भी आ जाता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना उसे किस तापमान, उसे कौन सा तापमान कहा जाता है। तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दैनिक तापमान इनको बोला जाता है। ठीक है, ये इनको दैनिक तापमान बोला जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 में क्या बोला गया, तो 53 में बोला गया पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, स्थल मंडल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 पर। और 54 में क्या बोला गया है,
54 में बोला गया है भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है, तो भारत में मानसून 100 से 120 दिन रहता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। भारत की जो मानसून है वैसे तो अप्रैल में आना शुरू कर देता है, बट जो है जून में ये प्रॉपर आ जाता है। ठीक है, 1 जून को ये कहाँ पर आ जाता है, 1 जून को केरल में दस्तक दे देता है। ठीक है, 1 जून में केरल में दस्तक दे देता है और ये वापस लौटना कब शुरू कर देता है, लौटना शुरू करता है ये सितंबर में। ठीक है, 1 सितंबर आप मान सकते हैं। ठीक है, 1 सितंबर तो देख लेना, जून के बाद जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। तो ये 100 से 120 दिन के बीच जो है ये यहाँ पे रहता है भारत में। ठीक है, ये अवधि जो है 100 से 120 दिन की होती है। इसके बाद बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये गन्ना प्रजनन जो संस्थान है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कोयम्बटूर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, गन्ना प्रजनन संस्थान काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में अवस्थित है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, तो 1973 लिख लो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आपने मेरी PYQ सीरीज देखी होगी ना तो डेफिनेटली मैंने वहां पर जो है इस क्वेश्चन को अनगिनत बार जो है बताया है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो मुंबई बंदरगाह पर जो है लोड ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी सारे उसके ऊपर जो है जहाज आने लग गए थे, उसी का दबाव जो है कम करने के लिए एक निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का उपग्रह का मतलब किस बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया था। तो 57 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का जो है ये निर्माण किया गया था। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जलडमरू मध्य का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में जो है कौन सा जलडमरू मध्य है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इन सभी जलडमरू मध्य के बारे में मैं बता चुका हूँ, कहाँ पर बता चुका हूँ, मेरी PYQ सीरीज के अंदर मैं डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाले जितने भी एग्जाम है ना उनके लिए ये प्ले लिस्ट देखनी बेहद जरूरी है, अगर आप अपना GK GS का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित थे। तो कितने थे, 18 थे। ठीक है, अभी भी 18 ही हैं। 2025 में भी कितने हैं, 18 ही। 2025 के अंदर भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने हैं टोटल, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, और इसकी भी कंप्लीट वीडियो मैं दे चुका हूं। ठीक है, सेम वीडियो आपको कहां पर मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है स्टैटिक GK प्लस करंट अफेयर। वहां से जो है ये टॉपिक आप कर लेना, डिटेल में जो है ये टॉपिक्स वहां पर करवा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया इजराइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थलरुद्ध सॉल्ट लेक निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच जो है स्थल अवरुद्ध सॉल्ट लेक है, तो ये सॉल्ट लेक कौन सी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेव सी जो है ये सॉल्ट लेक हो जाएगी। ठीक है, 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 में क्या बोला गया, कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ जो है मृदु होता है। तो कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार का कोयला होता है, याद रखना। चार प्रकार का कोयला होता है, कौन कौन से 4 प्रकार होंगे, तो ये हो गए एंथ्रासाइट, जो हो गया एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एक और होता है, कौन सा होता है भाई, एक और होता है यार, कौन सा होता है, चलिए अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है ना वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, निम्न श्रेणी का कोयला होता है लिग्नाइट का। ठीक है,
ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में बोला गया है वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो वर्धा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, 62 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति है? तो महोगनी पाम सागौन हो जाएगा। ठीक है, सागौन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की एक प्रजाति हो जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 में क्या बोला गया? 64 में बोला गया महापद पक्षी, केकड़ा पक्षी, मकाक बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसी प्रजातियों का घर है। तो इन सारी प्रजातियों का घर कौन सा हो जाएगा? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये पाए जाते हैं? तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर, और 65 में बोला गया तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। 65 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, और 66 में क्या बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में जो है कौन सी पहाड़ी जो है स्थित हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो शेवराय जो पहाड़ी है ना, ये पूर्वी घाट के अंदर अवस्थित है। बाकी ये जो पहाड़ियां हैं ये अनाईमुड़ी हो गया और ये हो गया, ये भी आप जो है देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया? सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये सभी जितनी भी यहाँ पे नदी दी गई है, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी, पुठीमारी, तो ये सारी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र की जो है ये सहायक नदियां हो जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन से भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? लौटते मानसून से संबंधित क्या हो जाएगा? 68 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर की गर्मी। ठीक है, जैसे ही मानसून लौटने लगता है तो अक्टूबर में जो है थोड़ी बहुत गर्मी की जो है महसूस होने लगती है। उसके बाद चलते हैं 69 पर, और 69 में बोला गया आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आबनूस और महोगनी के पेड़ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। 70 में बोला गया चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो शेवराय पहाड़ियां जो है ये पूर्वी घाट के अंदर अवस्थित है। देख चुके हैं, अभी ऊपर देख के आए हैं। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की खेती कितनी फसलें उगाई जाती है? चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में जो है एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फसलें उगाई जाती हैं। 73 की बात करें तो 73 में क्या बोला गया है निम्नलिखित में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। तो औद्योगिक जिलों का जो उदाहरण नहीं है कौन सा हो जाएगा? 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर और भिवानी जो है ये भारत के औद्योगिक जिलों के उदाहरण नहीं है। बाकी औद्योगिक होते हैं ना, औद्योगिक विकास होता है यार, यहाँ पे कारखाने वगैरह होते हैं, वो कौन कौन से राज्य में? कानपुर और आगरा के अंदर काफी सारे कारखाने हैं, कटक और कोटा में है, जबलपुर और मध्य प्रदेश, जबलपुर और भोपाल के अंदर। ठीक है, अलवर और भिवानी के अंदर औद्योगिक जिले के उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। 74 में क्या बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल इतने से अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत प्लेट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रशांत प्लेट जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्पटीय प्लेट है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी तटीय क्षेत्र है जो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 76 में क्या कहा गया? 76 में बोला गया महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? कृष्णा नदी द्रोणी का जो है ये स्रोत है। 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
77 पर चलते हैं। 77 में क्या बोला गया, पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा की दिशा में। ठीक है, पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में, तो पर्वत के हवा की दिशा में जो है नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी। 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 में बोला गया है भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो ये भूकंप लेख बोला जाता है। ठीक है, 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे 75 पर, नहीं 78 पे आ गए ना। ठीक है, 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाएंगे 79 पर। 79 में क्या बोला गया, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो जल निकायों के संदर्भ में जो है लघु ज्वार भाटा कब आता है? सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशा में बहते हैं? नहीं, जब पृथ्वी चंद्रमा और चंद्रमा आएगा, ये गलत लिख दिया भाई यहाँ पे। ठीक है, चंद्रमा आएगा, ये सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं? नहीं, लघु ज्वार भाटा पूछ रहे हैं ना। जब महाद्वीपों द्वारा अधिक हस्तक्षेप होता है? नहीं, जब सूर्य चंद्रमा और एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 79 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जब आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ठीक है, लघु ज्वार भाटा आ जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो सड़क नेटवर्क के संदर्भ में जो है भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, 81 को देख लेते हैं। 81 में क्या बोला गया है, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को जो है सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया है। उसके बाद आ जाएंगे 82 पर। 82 में बोला गया कौन सा महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? दक्षिणी महासागर जो है ये फैला हुआ है। 83 को देख लेते हैं। 83 में क्या बोला गया? 83 में बोला गया है मृत सागर के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो 83 को देख लेते हैं, मृत सागर की लवणता कितनी है? तो मृत सागर की लवणता जो है 340 ग्राम। इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 86 पर। ठीक है, 86 में क्या बोला गया? तो 86 को हम देख लेते हैं। भारत में पहली राफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली राफल जो कपड़ा मिल है भारत में, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी मुंबई के अंदर। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 87 पर। और 87 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है कौन सी हो जाएगी? 87 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भोपाल झील हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्यों में जो है सबसे बड़े बांधों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर। और क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला गया है? 89 में बोला गया है वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य का सड़क घनत्व जो सबसे अधिक हो जाएगा? तो 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का जो है सड़क घनत्व सर्वाधिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो 90 में बोला गया है जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो खड़ीन बोला जाता है। ठीक है, जैसलमेर में जो जल संचय किया जाता है यानी कि जल इकट्ठा किया जाता है, उस प्रणाली को खड़ीन कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 में बोला गया है भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल वाटरवे 5th हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो कौन सा हो जाएगा? कराईकल और यानम हो जाएगा। ठीक है, 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए हो जाएगा, केवल कराईकल हो जाएगा और यानाम नहीं होएगा। ठीक है, केवल कराईकल हो जाएगा। और ये केवल कराईकल क्या है? कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो श्रीलंका के समीप कौन सा है? केवल कराईकल है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे 93 पर। 93 में क्या बोला गया भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा की यातायात जो है सड़कों द्वारा करते हैं? तो 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87% जो यात्री है वो यातायात सड़कों के द्वारा
करते हैं। 94 की बात करें तो 94 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा नदी है, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, रावी हो जाएगी। ठीक है, 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 96 में क्या बोला गया, 96 में बोला गया मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच जो है ये मन्नार की खाड़ी स्थित हो जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 97 पर। 97 में क्या बोला गया, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जट धाराएं प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है, तो किस अक्षांश पर बहती है, क्वेश्चन नंबर 97 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ये बहती है। 98 की बात करें तो 98 में बोला गया भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है, तो कौन सा जिला है जो औद्योगिक जिले का उदाहरण हो जाएगा, 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा हो जाएगा। 99 की बात करें तो 99 में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बैलास्ट के रूप में किया जाता है, तो 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्नब्लेड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है, तो लेक वैन की जो लवणता है वो सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो है टॉप 100 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 किया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 कर लिया है और यहाँ पे हमने ज्योग्राफी के जो है टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। आई होप जो है आपने इस वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया होगा। अच्छे से इस वीडियो को देखना, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बस मेरे लिए यही जो है बूस्टअप का काम करेगा। ठीक है, बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।